तो आज के आपके करंट अफेयर्स 30 जून 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। सो बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन बना के रखा हुआ है आर्टिकल 338 के अंडर, जिसमें अगर आपके इंडिया के अंदर शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के लोगों को कोई भी इशू आता है, कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है, कहीं मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, तो आपकी वो डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी एक्सप्लॉयटेशन और किसी भी चीज के रिगार्डिंग उन्हें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के वहां। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर पड़ती है। ठीक है, ये आपके सबसे पहले तो सेफ गार्ड करने के लिए कि उनकी कभी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और दूसरा सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट उनके प्रमोट करने के लिए, ताकि वो और आगे ग्रो कर सकें। देखो ओरिजिनली इसके अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी यही देखती है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की है उन्हें भी यही देखती है। ओरिजिनली आपके आर्टिकल 338 के अंदर ये जो नेशनल कमीशन थी ना, इसका पूरा नाम होता था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये आपके 1978 में सेटअप की गई थी सबसे पहले। इसके अंदर एक चेयरपर्सन आपके थे भोला पासवान शास्त्री और 4 और मेंबर्स थे। लॉन्ग टर्म में हुआ क्या कि आपके ट्राइबल्स के लिए ना अलग से बॉडी बना दी गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल 338 ए के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसका आर्टिकल अलग बना दिया, इसका आर्टिकल अलग बना दिया, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग बॉडी है, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक अलग बॉडी है। ठीक है, इन दोनों बॉडीज का अल्टीमेटली काम यही है कि कभी भी कोई इंसिडेंट्स हुआ है उसे इन्वेस्टिगेट करना, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना उनकी, उधर वो ट्राइबल्स की, उधर वो शेड्यूल कास्ट की, और इस तरीके से ये सारे के सारे इंटरेस्ट और सब कुछ प्रमोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हुए सेकंड करंट अफेयर जो है वो है RFID टैग्स के बारे। देखो RFID टैग्स क्या होते हैं, एक सबसे कॉमन चीज जहां पे आप यूज करते हो, जो आपके फास्ट टैग है ना, फास्ट टैग्स, तो फास्ट टैग्स जो है बेसिकली वो भी एक RFID टैग्स होते हैं। RFID टैग्स क्या होते हैं, इनके अंदर एक चिप लगी होती है। अगर आप अपना फास्ट टैग भी देखोगे उसके अंदर भी एक चिप लगी हुई है। इस चिप के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, बेसिकली आप अपना जो भी बैंक अकाउंट सब कुछ लिंक करते हो, इस चिप के डेटा को, इस चिप का जो भी नंबर होता है XYZ लगा लो, उसे आपके बैंक अकाउंट नंबर 123 से जोड़ दिया जाता है। अब इस RFID टैग के अंदर जब सारी इंफॉर्मेशन होती है, जब भी, अब अपने आप में ये टैग्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके एक्टिव टैग्स और एक होते हैं आपके पैसिव टैग्स। एक्टिव टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की बैटरी होती है। देखो RFID टैग्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ अपनी खुद की एक बैटरी भी अटैच होती है, जिससे ये लगातार कहीं पे भी सिग्नल भेज सकते हैं। ये यूजुअली जो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे बसेस होगी, ट्रक्स हो गए, उन्हें लगातार ताकि ट्रैक कर सकें कि वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने अपना रास्ता तो नहीं डिविएट किया, कहीं पे कितना टाइम रुके हैं, इस सारी चीज को डिटेक्ट करते रहने के लिए ये ऐसे चिप उनके अंदर लगाई होती है, जो उनकी स्पीड हर चीज मॉनिटर कर रही होती है। और अगर कहीं पे भी वो अपने रास्ते से डिविएट होंगे तो पता चल जाता होता है और उन्हें डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। तो उन्हें बैटरी से जोड़ा होता है, इस कारण ये लगातार सैटेलाइट्स या आसपास के स्टेशन को सिग्नल भेजते रहते हैं। वहीं पे दूसरे पैसिव टैग्स का एग्जांपल है फास्ट टैग, जो सिर्फ एक स्टिकर के तौर पे लगा हुआ है आपकी कार के ऊपर। ये आपकी कार लगा लो, ठीक है, यहाँ पे आगे ये फास्ट टैग लगा हुआ है। अब जब आप एक टोल के अंदर जाते हो तब होगा क्या, टोल के ऊपर एक देखना, टोल के टॉप पे एक सेंसर लगा होता है बिल्कुल टॉप साइड पे। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, वहां से ना एनर्जी वो रिलीज कर रहा होता है लगातार। अब उसके कारण क्या होता है कि जैसी आपकी कार यहाँ पे आएगी, ये जो एनर्जी आपके फास्ट टैग के ऊपर पड़ी, RFID टैग के ऊपर पड़ी, ये टैग कुछ टाइम के लिए एक्टिव हो जाता है। इसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है ये वो इंफॉर्मेशन रिलीज करना शुरू करता है। उसी से कंफर्म हो जाता है कि ये टैग है इस बैंक अकाउंट से जुड़ा है, और जो आगे आपका टोल बूथ लगा होता है वो अपने आप ही खुल जाता है। ठीक है, तो दो टैग्स, एक्टिव के साथ हमेशा बैटरी होगी और पैसिव के साथ आपकी बैटरी नहीं होगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिसीव करते हैं और फिर अपनी डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं।
ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट? इस तरीके से। थर्ड आपका जो करंट अफेयर है वो है डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। ये आपका एक मेथड है, इसके रिगार्डिंग है डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। देखो आपके राइस पैडी का सीजन चल रहा है इस टाइम, मतलब अब तो खैर मिड सीजन आ गया कि लगाने के लिए सोइंग सीजन खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो ये जो अभी बस एंड आ गया मतलब उसका, तो ये जो जितना आपका सोइंग सीजन है इसकी सबसे मेन चीज क्या है कि आपका दो तरीके से आप राइस उगा सकते हो। एक तो है कि सबसे पहले आप सैम्पलिंग्स तैयार कर लो, पूरे सैपलिंग्स तैयार करो, सैपलिंग्स। उसके बाद इन सैपलिंग्स को लाके आप अपने खेत के अंदर लगाते हो, जिस खेत को आपने फ्लड करके रखा होता है। पूरे खेत के अंदर पानी होता है, पानी के अंदर आपने देखा होगा राइस लगाई होती है। ठीक है, तो एक पानी का पूरा पटल बना लिया जाता है, पानी से पूरा खेत भर लिया जाता है और उसके अंदर ये सैपलिंग्स लगाए जाते हैं। एक तो ये तरीका होता है आपके लगाने का। ठीक है, इसे कहते हैं पडल्ड ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस। दूसरा आजकल एक मॉडर्न मेथड आ गया है जिसे कहने लगे हम डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस या DSR, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस क्या होता है? बेसिकली आपके राइस का वो मेथड जहां पे दूसरा मेथड आपका DSR, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। इसमें क्या करते हैं हम, यहां पे हम सिर्फ ऐसे बीज लेके आते हैं जो जर्मिनेट कर चुके होते हैं, मतलब जिनसे अभी प्लांट फूटना शुरू हुआ है, ऐसे जर्मिनेटेड सीड्स लेके आते हैं और हम ट्रैक्टर्स की मदद से ना डायरेक्टली जमीन के अंदर ये सीड्स को ड्रिल कर देते हैं। तो यहाँ पे पूरा सैपलिंग नहीं उगा हुआ, मतलब वहां पे अगर आप पडल में देखोगे वहां पे छोटे छोटे प्लांट जैसे उगे हुए पड़े होते हैं, पर आपके जो यहाँ पे सीड्स हैं इन्हें डायरेक्टली ट्रैक्टर के साथ थोड़े थोड़े गैप पे लगा दिया जाता है। ठीक है, इनके लिए ना कोई नर्सरी पहले चाहिए ना कोई ट्रांसप्लांटेशन चाहिए, डायरेक्टली इन्हें जमीन के अंदर लगाओ और उगने शुरू हो जाते हैं। उनके पहले सैम्पलिंग तैयार करने पड़ते हैं अलग जमीन में और फिर लगाने पड़ते हैं। इसका फायदा ये है कि जब आप डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस करते हो आपको पानी ज्यादा नहीं देना पड़ता, तो आपको वाटर फ्लड नहीं करना पड़ेगा, सारा खेत पानी से भरना नहीं पड़ेगा। इसके एडवांटेज यही है कि देखो पंजाब हरियाणा जो सबसे प्राइमरी एरियाज हैं आपके राइस उगाने के, ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे 1/4 जो टोटल क्रॉप इंडिया की एरिया है वो राइस कल्टीवेशन करता है। लीडिंग वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे एरिया में सबसे ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये जो स्टेट्स है ना, यहाँ पे तो वैसे ही पानी लगातार गिरता जा रहा है। वो अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड जो आपका वाटर है उसका लेवल लगातार गिरता जा रहा है। अब पहले अगर पानी की कमी पड़ रही है, ऊपर से तुम ऐसी फसलें उगाओगे जिन्हें पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो आप एक तरह से पानी बर्बाद कर रहे हो। दूसरा, जब आप सारी की सारी सॉइल को पानी से कवर करके रख देते हो ना, आप हद से ज्यादा मिथेन रिलीज कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी सारी सॉइल की जो हवा एक्सचेंज होती है वो सारी बंद हो जाती है एक बारी के लिए, तो मिथेन ही मिथेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये इन सारी चीजों के लिए ज्यादा बेटर है। देखो एक तो लेबर कॉस्ट कम आती है क्योंकि ट्रैक्टर से हो सकता है, वाटर सेविंग हो जाती है क्योंकि पानी देना है पर फ्लड नहीं करना। ठीक है, तो मिथेन भी कम हो जाती है क्योंकि फ्लडिंग बहुत कम पीरियड के लिए, मतलब सिर्फ पानी देना है, फ्लडिंग इसे उसे रेफर किया गया है कि बस पानी से जो सारा गीला कर दिया उस चीज से। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं राइस क्रॉप के बारे में पढ़ूं, देखो राइस क्रॉप कई बार आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कितना टेम्परेचर चाहिए। राइस क्रॉप एक खरीफ क्रॉप है, इसे हाई टेम्परेचर चाहिए होते हैं 25 डिग्री से ऊपर, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो अच्छा खासा पानी रेनफॉल ऐसी कंडीशन चाहिए। और रेनफॉल जो इसे पानी चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर पानी चाहिए इसे एवरेज, तब ये अच्छे से उग पाती है, नहीं तो नहीं उग पाती। ठीक है, तो अगर कहीं पे बारिश कम होती है वहां पे इरिगेशन से इतने पूरा करना पड़ता है इसे। क्लियर है? तो ये सारे के सारे इसके कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। हाई यील्डिंग स्टेट्स, आपके पंजाब सबसे ज्यादा यील्ड इसकी प्रोड्यूस करता है, फिर तमिलनाडु। यील्ड का मतलब होता है हर एकड़ में कितनी उग जाती है, तो जितनी ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी, जितने ज्यादा बेटर मेथड यूज करोगे उतना ज्यादा यील्ड निकल के आएगा। वो सारी की सारी चीज है यहाँ पे।
ठीक है, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यील्ड के। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से इंडिया 21.6% राइस प्रोडक्शन करता है, हमसे ज्यादा सिर्फ चाइना करता है, चाइना के बाद हम ही है। ठीक है, फोर्थ करंट अफेयर है पो रिवर के बारे और इटली के बारे। देखो इटली में ना 70 साल का वर्स्ट ड्रॉट आए पड़े हैं, सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही आपके क्या कहते हैं से इटली के अंदर, और खासकर जो उनकी मेन लाइफलाइन मानी जाती है, जिसे मतलब जैसे इंडिया की गंगा लाइफलाइन है, वैसे पो रिवर उनकी है, उनकी तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है इटली की। ठीक है, ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है नॉर्दर्न इटली से, और फिर नीचे आपके मतलब आल्प से शुरू होके ईस्टवर्ड आते आते नीचे फ्लो करती है। मैं इटली के मैप पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये रही आपकी पो रिवर, ये सारी की सारी पो वैली है। ये जो मेन रिवर है ये आपकी पो रिवर है। इसके अंदर बहुत सारी लेक्स से पानी आके इसके अंदर आता है, पर ये सारी लेक्स, मगोर, कोमो, गार्दा, ये जितनी भी आपकी लेक्स हैं, ये सारी की सारी तभी भरती हैं जब आपके बारिश होती है। इस साल इटली में बारिश ही नहीं हो रही है, बहुत बुरी तरीके से ड्रॉट्स पड़े हुए हैं। इस कारण लिटरली ये जो पो रिवर है ना, ये बिल्कुल ही रेत बन चुकी है, मतलब इसका सारा कोर्स ही खत्म होने पे आ गया है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे इसके कारण ये पूरा जो एग्रीकल्चर का एरिया था, ये भी सारा का सारा बर्बाद होने पे आ गया। तो एग्रीकल्चर अंडरग्राउंड वाटर से कर रहे हैं, पर पो उनका सबसे बड़ा सोर्स होता था। पो खुद फ्लड करती, सारा एरिया भर देती थी, वो अपने आप में खत्म हो गया। ठीक है, ओवरऑल अगर आप इटली को देखोगे, देखो यहाँ पे इस मैप को आपने डिटेल में स्टडी करना है, बहुत सारी यहाँ पे लेक्स दी गई हैं। आपके ये देखो माउंट ब्लैंक, आपके माउंटेन सबसे ऊंचा जो पहाड़ है आपके हाँ यूरोप के अंदर। फिर आपके ग्रैंड पेरिडिस्को, फिर मारमोल्डा। ठीक है, इसके बाद आपकी ये पूरी एक माउंटेन रेंज है एपिनाइन्स, ये पूरे के पूरे इटली में फैली हुई है। इटली के एक साइड पे पड़ता है लिगुरियन सी, इस साइड पे आपके इनका आइलैंड है सार्दिना। नीचे की तरफ जाओगे ये सिसले है, सार्दिना और सिसले के बीच में जो समुद्र पड़ता है उसे टायरेनियन सी कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे वाला ये एरिया सारा मेडिटेरेनियन, ये वाला सारा पानी मेडिटेरेनियन का है। सिसले से ये दूसरी साइड ये अफ्रीका की कंट्री तुनीशिया। ठीक है, ये आपके मेनलैंड इटली फिर से आ गया, आयोनियन सी, और दूसरी साइड पे एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के दूसरी साइड भी यूरोप ही है, ये बॉस्निया, ये सारा क्रोएशिया, ये सारा एरिया आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा मैप स्टडी करना अच्छे से, तो इस चीज को पढ़ के रखना। क्लियर है। तो अब आपके नासा ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जिसे कहते हैं कैपस्टोन सैटेलाइट। ये कैपस्टोन एक माइक्रोवेव अवन जितना, जितना आपका माइक्रोवेव होता है ना घर पे, बस इतनी को ये सैटेलाइट है। इतनी छोटी सैटेलाइट्स को ना आपके क्यूब सैट भी नाम दिया जाता है। जो बहुत ही छोटी साइज की सैटेलाइट्स होती है ना, इन्हें इनके लिए एक खास वर्ड रेफर करते हैं, क्यूब सैट। इसका वेट सिर्फ 55 पाउंड या 25 किलो का इसका पूरा वेट है, तो बहुत ही छोटी सी सैटेलाइट है। ठीक है, कैपस्टोन का पूरा फुल फॉर्म है सिस लूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, ये कैपस्टोन का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो शॉर्ट में कैपस्टोन फुल फॉर्म ये रहा। ठीक है, ये बेसिकली आपके क्यों बनाया गया है, आपके ना अमेरिका तैयारी कर रहा है बहुत बड़े स्केल पे कि हम दोबारा से एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऊपर लैंड करवा सकें, और लॉन्ग टर्म में मून को एज अ सेटलमेंट भी बना सकें आगे फ्यूचर लॉन्चेस के लिए। ये उनका पूरा का पूरा मिशन है, अर्थमिस प्रोग्राम नासा का, जिसके अंदर ये आपके एस्ट्रोनॉट्स वो स्पेस में भेजने वाले हैं, मून पे भेजने वाले हैं, और आगे की तैयारी करने वाले हैं। इसे करते हुए वो एक और यूनिक टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना चाहते हैं। देखो अभी हम जब भी कोई सैटेलाइट या कोई भी चीज घुमाते हैं ना, ये आपका अगर प्लैनेट है, हम एग्जैक्टली राउंड शेप में इसके आसपास सैटेलाइट को
रिवॉल्व करवाते हैं, उसके चारों ओर जो सैटेलाइट घूम रही है वो एक राउंड पाथ में घूमती है, ठीक है, पूरा सर्कल बना देती है उसके चारों ओर। पर अगर आप सारे प्लैनेट्स देखोगे, इवन अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है आपकी मून, ये ना परफेक्ट राउंड में नहीं घूमते, ये इलोंगेटेड पाथ में घूमते हैं। अगर अर्थ भी देखोगे और इवन आप मून को देखोगे, ये अर्थ बीच में है या सन बीच में है, तो ये इस इलोंगेटेड पाथ में ऑर्बिट करते हैं, जहां पे दो कोने ज्यादा स्ट्रेच हुए हुए हैं और इस तरीके से, ठीक है, जैसे रबर बैंड खींच दिया। ये जो सारा का सारा आपका इलोंगेटेड पाथ है और ये सब कुछ है, ये इसीलिए आपका ज्यादा सूटेबल है, इसे स्टडी करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, क्योंकि हमने ये नई नेविगेशन टेक्नोलॉजीज, क्या पता ऐसे टेस्ट करने से हमारे फ्यूल बच रहा हो या हमारी ओवरऑल मोमेंटम ज्यादा बेटर बने हमारी सैटेलाइट्स का, इस चीज को टेस्ट करने के लिए आपके कैपस्टोन लॉन्च किया गया। तो ये मून के चारों ओर घूमेगा, ये मून के लिए लॉन्च किया गया, मून के चारों ओर घूमेगा, ये पूरी पाथ को टेस्ट करेगा, इलोंगेटेड पाथ को, और पूरा मून ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट बनाने की तैयारी करेगा, ठीक है। मून ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट बनाने की तैयारी, कि मून के हमने चारों ओर एक रिवॉल्विंग स्टेशन भी बनाना है जो मून के चारों ओर घूमता रहे, और वहां से हम मून को भी सप्लाइयां भेजते रहेंगे। तो ये इसका पाथ एक बार डिसाइड करना जरूरी है, इस कारण ये चीज भेजी गई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज, अभी ये स्पेसक्राफ्ट लो अर्थ ऑर्बिट में ही है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा और आपके मून तक अभी पहुंचेगा, ठीक है। अभी तो लॉन्च किया है, तो अभी लॉन्च के बाद काफी टाइम लग जाता होता है प्लैनेट्स और इवन मून तक जाने में हफ्ते लग जाते हैं, मून तक जाने में तो हफ्ते ही लगते हैं, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हुए आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA, देखो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंडिया की प्राइमरी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, काउंटर अटैक नहीं है, बेसिकली काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है। इसका बेसिकली काम है इंडिया के अंदर कोई भी, इंडिया या इंडिया से जुड़ा हुआ कोई भी टेररिस्ट केस है, इंडिया के खिलाफ कोई प्लॉट कर रहा है, चाहे नेशनली चाहे इंटरनेशनली, उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो इनका है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प कर रहा है, पैसा पहुंचा रहा है टेररिस्ट तक, वेपन्स पहुंचा रहा है टेररिस्ट तक, किसी भी तरीके से टेररिस्ट की मदद कर रहा है, उन्हें उनके बारे सारी खबर रखना, इंटेलिजेंस गैदर करना, उन्हें टाइम से अरेस्ट करना, या कोई इंसिडेंस हो चुका है, होने के बाद उस चीज को इन्वेस्टिगेट करके आपके पता लगाना कि किसने किया है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए बनाई गई। सो बेसिकली इसकी जरूरत हमें तब महसूस हुई जब इंडिया के अंदर 26/11/26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में। वहां से हमें पता चला, हमें हमारा बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर था, हमें पता ही नहीं चल पाया कि इतने टाइम से इंडिया में इतना बड़ा अटैक प्लान हो रहा है। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें अपने सिक्योरिटी अपरेटस में चेंज की हैं, तभी इंडिया, अगर आप 2008 के बाद देखोगे, 2008 के बाद इंडिया के अंदर कोई भी मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने अपनी सर्वेलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। देखो हम वेस्टर्न कंट्रीज के बारे तो मूवीज में सुनते रहते हैं, इंडिया ग्राउंड पे ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि हमारे ऐसा तो है नहीं कि सडनली बहुत सारे दोस्त बन गए हैं, तो पाकिस्तान ये सारे अभी भी कौन सा दोस्त हैं, तो ये सारे के सारे हमारे खिलाफ प्लॉट तो करी जा रहे हैं, पर वही है क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर ली हमने उसके बाद, तो हम का अटैक्स को मिनिमाइज कर पाए हैं। छोटे मोटे इंसिडेंसेस हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा मेजर अटैक उसके बाद नहीं हुआ। उससे पहले कभी पार्लियामेंट अटैक, कभी कोई अटैक, कभी रेल ब्लास्ट, इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा थे, वो अपने आप ही कंट्रोल में लाए गए हैं, ठीक है। कई चीजों के बारे, मतलब जब वो काम करते हैं वो तो सुनने में हमें आता ही नहीं है, वो तो जो नहीं कभी डिटेक्ट कर पाते, सिर्फ हम वही सुनते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इंडिया का एस्टिमेट लगाओगे, इंडिया की इंटेलिजेंस बहुत ही सक्सेसफुल कहूंगा मैं तो, क्योंकि 2008 के बाद जितना इंडिया सेफ हो गया, इतने तो आपके यूरोपियन कंट्रीज नहीं आप, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, पर जगह जगह से ये ऑपरेट करती है। स्टेट गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कोई केस ये टेक ओवर करके सारे ऑफेंस को मेजर करे, पर वो ऑफेंस इनके NIA एक्ट के अंडर ये बनाई गई है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उस एक्ट के अंडर उनका वो काम आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे NIA का काम और ये सब कुछ है। अब नेक्स्ट है कोल बेड मिथेन।
कोल बेड मिथेन क्या है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। देखो आपकी जब कई बार माइंस होती है ना, हम माइंस को जब खोदना शुरू करते हैं, जहां पे आपका कोल होता है, मतलब कोल माइंस की बात कर रहा हूँ, जहां पे आप कोल की सारी माइंस को खोदना शुरू करते हो अंडरग्राउंड, यहाँ पे ना कई बार इस पूरे एरिया में आपकी मिथेन फंसी पड़ी होती है। मिथेन बहुत ही बेहतरीन जलने की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जो आपकी घर पे जैसे एलएनजी है, लिक्विफाइड एलपीजी, सॉरी एलएनजी, हाँ एलएनजी भी इसका वर्जन ही बनेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलपीजी जो आपके पेट्रोलियम गैस है, और जो आपकी इवन सीएनजी होती है, इन सब का मेन कंपाउंड मिथेन ही होता है। ठीक है, इसे मार्श गैस भी बोला जाता है, जो ये कोल बेड मिथेन है। इसमें क्या होता है, ये आपके कोल माइंस में मिलती है, इसे वहां पे मार्श गैस पे कहते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है ऐसी माइंस में। और प्रॉब्लम क्या है, ये जो कोल बेड मिथेन है ना, अगर माइन के अंदर कोई भी स्पार्क लग गया, कुछ भी, किसी ने लेट्स सपोज सिगरेट पी के अंदर सिगरेट फेंक दी, ऐसा हो सकता है कि ये सारी माइन आपकी ब्लास्ट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता होता है, ये आपके बहुत बड़े डेथ्स का कारण बन सकता है, बहुत ज्यादा डेथ्स का कारण बन सकता है। पर इसकी दूसरी साइड पे एडवांटेज ये पड़ता है कि अगर मैं इन माइन से, देखो ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, ये जो मिथेन है, या तो ये पत्थरों में फंसी पड़ी होती है, या अगर यहाँ पे पानी होगा, पानी के अंदर फंसी पड़ी होगी, या इसकी हवा में होती है। अगर मैं इस सारी मिथेन को कलेक्ट करके किस तरीके से बाहर निकाल सकूं, ये मिथेन मेरे सीएनजी बनाने के, एलपीजी बनाने के, हर चीज बनाने के काम आ जाएगी। ठीक है, तो कोल बेड मिथेन एक कन्वेंशनल गैस है जो आपके कोल बेड्स पे अक्कर होती है। ठीक है, रॉक्स के अंदर भी होती है, और आपके पानी के अंदर भी होती है, वो भी यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये वाटर के अंदर है, डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फंसी पड़ी होती है, बस इसे निकालना है। ये बिल्कुल क्लीन एनर्जी है, जलाओगे कुछ नहीं रहता होता नेचुरल गैस का, सारी की सारी बर्न हो जाती है, कोई पोल्यूशन नहीं करती। इस कारण ये बहुत बड़ा बेनिफिट साबित हो सकता है अगर मैं इसे गैदर कर सकूं, नहीं तो ये एक्सप्लोजन एक बहुत ही बड़ा हैजर्ड भी बन सकता होता है। ठीक है, तो ये कोल बेड मिथेन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स है। और अभी जो हमारी कोल माइंस है, एक सिंगल माइन से हम कोल भी निकाल सकते हैं, और उसी से मिथेन निकाल के मिथेन भी बेच सकते हैं, तो डबल फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके के वेणुगोपाल हैं, 91 ईयर्स के वो हो चुके हैं। सरकार ने अभी उनका 3 महीने के लिए और टेन्योर बढ़ा दिया। तो आपके अटर्नी जनरल होता कौन है? देखो आपकी गवर्नमेंट को भी कोई ना कोई अपना खुद का वकील चाहिए होता है, जो उनके केसेस को समझ सके, उनके बिहाफ पे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई केस लड़ना है इंडिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किसी हाई कोर्ट के अंदर, जहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज किया गया, किसी को तो केस लड़ने जाना पड़ेगा ना। अब किसी ब्यूरोक्रेट को, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या मिनिस्टर्स को थोड़ी भेजोगे, उन्हें थोड़ी डिग्री है उनके पास कोई, मतलब हो भी सकते नहीं भी हो सकती, और टाइम थोड़ी, उनका अपना खुद का भी तो डिपार्टमेंट है जिससे उसे हैंडल करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खुद का एक वकील रख लेती होती है, उसे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? यहां तो कोई भी डाउट? ये आपके आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके बारे में लिखा गया है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ये इंडिया का हाईएस्ट एडवोकेट माना जाता होता है। ठीक है, और ये वही पर्सन बन सकता है जो इतना क्वालिफाइड हो कि उसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी लगाया जा सकता है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिक पे वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के भी लायक है। तो ऐसे पर्सन को आप इस पोजीशन पे लगाते हो। गवर्नमेंट की वैसे अपनी मर्जी होती है, गवर्नमेंट किसी को भी लगा सकती है। इसीलिए जब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है ना, उनका जो भी अटर्नी जनरल होता है, जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है, ये भी रिजाइन कर देता है। वैसे इसका टेन्योर 5 साल का दिया हुआ है, पर ये तब तक कैरी ऑन करता रहता है जब तक सरकार इसे चाहती है, जब तक प्रेसिडेंट इसे चाहता है। प्रेसिडेंट कभी भी इन्हें रिजाइन करने को बोल सकता है, उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, या अपने मुताबिक कोई टेन्योर देना चाहता है, जैसे अभी 3 महीने की बस एक्सटेंशन दी है, वो दे सकता है। रीअपॉइंटमेंट बार बार हो सकती है, जैसे अब सिर्फ 3 महीनों के लिए उन्हें रीअपॉइंट किया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट ही डिफाइन करेगा क्या सैलरीज मिलेंगी, क्या चीजें मिलेंगी, सारे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट के टाइम बताता है। देखो एक और चीज अटर्नी जनरल के बारे में बता दूं, अटर्नी जनरल इंडिया में इकलौता ऐसा प्रोफेशन है
अटॉर्नी जनरल को ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। देखो, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील है, हर स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना खुद का वकील होता है, उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ जिस भी स्टेट का आप नाम लिखना चाहो। एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा, एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, हर स्टेट का अपना अपना जो हाईएस्ट वकील होता है उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। सेंटर का हाईएस्ट वकील और पूरे इंडिया का हाईएस्ट वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। ठीक है, ये इकलौते ऐसे गवर्नमेंट के अंदर पोजीशंस हैं जहां पे प्राइवेट अपनी खुद की प्रैक्टिस करना भी इन्हें अलाउड होता है। अब ये चीज ध्यान से समझना, अटॉर्नी जनरल, वैसे नहीं तो सरकारी नौकरियों में क्या होता है कि अगर आपने सरकारी नौकरी ले ली, आप कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकते, आपको सरकारी काम ही करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल इकलौता ऐसा ऑफिस है जहां पे आप प्राइवेट अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। ठीक है, बस एक कंडीशन है, मतलब इनका प्राइवेट बिजनेस क्या होगा कि ये प्राइवेट केसेस भी ले सकते हैं, पर इनके ऊपर बस 2 रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। पहली बात, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं केस लड़ सकता, ऑब्वियसली वो तो गवर्नमेंट का वकील है, उसके खिलाफ थोड़ी केस लड़ सकता है। और दूसरा, अगर कोई क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केसेस में 2 साइड्स होंगी ना, एक आपका विक्टिम होगा और एक एक्यूज्ड होगा जिसके ऊपर इल्जाम लगा है। ये सिर्फ विक्टिम की साइड से केस लड़ सकते हैं, एक्यूज की साइड से आपके केस नहीं लड़ सकते ये लोग। ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्लियर है, कोई भी डाउट? नेक्स्ट 9th पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। देखो, हमें लॉन्ग टर्म में इंडिया के अंदर, एक मैं हेल्थ सेक्टर की आपको चीज बताऊं, इंडिया के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है ना, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ना डायग्नोज नहीं कर पाते बीमारियां टाइम पे। इसी कारण जब तक बीमारी पूरी जगह पे फैल नहीं जाती, उसे कंट्रोल करना, देखो अगर हमारे जगह जगह पे डायग्नोस्टिक लैब्स हों और लोग टेस्ट भी करवाएं अपने, अगर कहीं पे कोई बीमारी डिटेक्ट होगी ना, सरकार जल्द से जल्द इस पूरे एरिया को सील करके बाकी सारी जगह को बचा सकती है। और इसके कारण आपका खर्चा भी बच जाएगा, लोगों का भी, क्योंकि डायग्नोस्टिक स्टेज पे ही तो बाद में ट्रीटमेंट महंगी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज इस तरीके से काम करेगी। अब ये जो डायग्नोस्टिक है और इसके बाद रिसर्च और ये सारी चीजें हैं, इसी के चलते हुए आपके पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया गया लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब लास्ट इसे इंप्रूव किया गया। शुरू तो ये 2005 में हो गई थी, पर लास्ट ईयर इसका नाम चेंज करके इसे दोबारा से और एक्सपैंड किया गया। इसके अंडर हमने पब्लिक हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा एक्सपैंड करना है कि ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज बनानी है, हेल्थ लैब्स बनानी है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, ताकि आपकी जगह जगह पे, जैसे देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनानी है 730 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां लोग जाके टेस्ट करवा सकें, उनके सैंपल्स उन्हें दें और अपना टेस्ट करवाएं, वो सब कुछ। स्टेट लेवल पे 5 रीजनल ब्रांचेस और 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स बनाने हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के, जो इंडिया के अंदर सारी बीमारियों का ट्रैक रखता है। ठीक है, ताकि देखो जितनी जल्दी हम बीमारी को ट्रेस कर पाएंगे ना, उतना उसका फैलाव रुक जाएगा। नहीं तो जैसे कोविड इंडिया में, सेकेंड वेव इंडिया में जगह जगह फैली, इतनी ज्यादा मौतें होगी, हमें समझ ही तब जाके आया जब इंडिया के हर शहर में आपके केस ही केस फैल के मौतें ही मौतें होने लगी। अगर उससे पहले हम टाइम सिर ही हमें पता चल जाता कि यहाँ केसेस आ रहे हैं, यहाँ केसेस आ रहे हैं, तो कंट्रोल बहुत जल्दी शायद कर लेते। ठीक है, देखो 100% कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर बीमारियों को अगर ट्रेस करना है उसके लिए डायग्नोस्टिक बहुत जरूरी है, तो ये मेन मिशन इस चीज के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद हर स्टेट लेवल पे 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी बनाने हैं जहां पे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 17,000 न्यू रूरल हेल्थ और वेलफेयर वेलनेस सेंटर्स ओपन करने हैं, अर्बन एरिया में भी ओपन करने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कंपोनेंट्स पूरे कर करके ये सारी चीज तैयार करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट करंट अफेयर आपका मेन चीज इसके लिए मिशन के लिए याद रखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का लोकल लेवल पे और ज्यादा बिल्ड करना है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर की ये भी है कि हमारे सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ना आपके शहरों में है, रूरल एरिया में फैसिलिटीज ही बहुत कम है। तो इसके कारण अगर यहाँ पे कोई बीमारी फैलती है और डायग्नोस भी ना हुआ, तो ट्रीटमेंट करने के लिए बीमारी बहुत बड़ी बन जाएगी।
तो यहाँ पे लोकल लेवल पे एटलीस्ट डायग्नोस करना शुरू करें ताकि ट्रीटमेंट टाइम से मिल सके। एक तो लोगों की जान बचेगी और ओवरऑल इंडिया की हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी। ठीक है, इस सारी चीज का। 10th आपका जो करंट अफेयर है, स्टार्टअप की टर्मिनोलॉजीज। तो बेसिकली बायजूस के बारे में न्यूज आई थी कि उनके अंडर जो कंपनीज है, टॉपर, व्हाइट हैट, जूनियर, ये सारी आजकल जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके अंदर रोज के रोज ही न्यूज है कि 1000 एम्प्लॉयज फायर कर दिए, 500 एम्प्लॉयज फायर कर दिए। ठीक है, तो लगातार फायरिंग बहुत ज्यादा चल रही है। तो इसी कारण इनकी टर्मिनोलॉजीज कुछ पढ़ते हैं। मिनीकॉन, यूनिकॉर्न, डेकाकॉन, हेक्साकॉन, ये होते क्या है? देखो, मिनीकॉन ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन आपके 1 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है, उस कंपनी को कहते हैं ये मिनीकॉन बन चुकी है। यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। डेकाकॉन का मतलब होता है ऐसी कोई स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। और हेक्टोकॉन का मतलब होता है ऐसी कोई भी स्टार्टअप, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, जिसकी वैल्यूएशन 100 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। तो ये सारी आपकी टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, ये आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना। खासकर ये दोनों वर्ड्स आपने रेयरली कभी सुने होंगे, तो इसे इन दोनों को याद रखना, हेक्टोकॉन और डेकाकॉन। नेक्स्ट है तियानवेन-1। तियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट, ये आपके चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंटरप्लैनेटरी मिशन था जो आपके मार्स पे भेजा गया था। देखो, इसके अंदर टोटल 6 कंपोनेंट्स भेजे गए थे। देखो, इसके कारण हम इससे पहले जैसे मंगलयान के बारे एक बहुत बड़ा सक्सेस इंडिया का पढ़ते हैं कि दुनिया में इंडिया सबसे पहला कंट्री बना था जिसने मंगलयान के ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। जो मंगलयान था, मतलब मंगल ग्रह के मार्स के आसपास अपनी सैटेलाइट पहुंचाने वाला पहले अटेम्प्ट में इंडिया था। पहले अटेम्प्ट में, नहीं तो अमेरिका, ये सारे देशों ने 3-4 बारी अपने मिशंस भेजे और फिर जाके तीसरी या चौथी बारी जाके आपका वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में आ पाई। चाइना ने एक बहुत बड़ा एंडेवर इसके कारण हासिल कर लिया है। चाइना ने क्या किया है, चाइना दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पहले ही अटेम्प्ट में ऑर्बिटर, यानी कि मार्स के चारों ओर एक ऑर्बिट करने के लिए सैटेलाइट, लैंडिंग, एक लैंडिंग करने के लिए भी इसी के अंदर ही क्राफ्ट था, वो भी वहां भेजा। उसके बाद रोवरिंग मिशन। रोवरिंग होता है जो नीचे जाके बेस के ऊपर, वो मतलब मार्स की सरफेस के ऊपर जाके जो लैंड करवाया अपने लैंडर, उसके अपने ऊपर भी इक्विपमेंट लगे होते हैं आसपास टेस्ट करने के लिए, सॉइल को टेस्ट करने के लिए। उसके अलावा आसपास ट्रैवल करने के लिए ना हम एक कार की तरह व्हीकल बना देते हैं जो आपके जगह जगह ट्रैवल करता रहता है। वो इसी के अंदर ही होता है, वो निकल के जगह जगह ट्रैवल करता रहेगा और सारी इमेजेस वापस अर्थ तक पहुंचाता रहता है। तो चाइना दुनिया का पहला देश बन गया जिसने ये तीनों चीजें पहले अटेम्प्ट में की हैं। मतलब चाइना पहले ऑर्बिट्स के अंदर सैटेलाइट तो पहले भी भेज चुका है, मतलब ये तीनों चीजें एक सिंगल मिशन में पहली बारी में हासिल कर जाना, ये चाइना पहला देश बना है। अमेरिका ने भी बार बार भेजे हैं, कई बारी क्रैश हुए हैं, फिर जाके कहीं सही लैंडिंग हुई है। ठीक है, ओवरऑल लैंड करने वाले देश ही आपके दुनिया में 2 हैं, एक तो आपका अमेरिका है और दूसरा चाइना है। ठीक है, ओवरऑल आपके सॉरी, रोवर भेजने वाले देश 2 हैं, चाइना और यूएसए। लैंड करने वाले देश आज तक 3 हो चुके हैं। चाइना, उससे पहले सबसे पहले दुनिया में अमेरिका गया था, फिर सोवियत यूनियन भी गया था, और अब चाइना, जिन्होंने वहां जाके लैंडिंग करवाई। पर सोवियत यूनियन ने अपना कोई रोवर नहीं भेजा था। रोवर ऐसी जो कार वहां पे घूम पाती है, ठीक है, तो वो उन्होंने नहीं भेजा। तो वो सिर्फ अमेरिका इससे पहले भेज रहा था, अब चाइना ने भेजा है। इस तरीके से इंडिया अभी तक इस मामले में सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाया कि हमारे जो मंगलयान की सैटेलाइट है बस वही है, तो हम सिर्फ सैटेलाइट से इमेजेस ले रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जाके हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, जो ये ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी बजट लिमिटेड है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बाकी इसी की डिटेल्स यहाँ पे हैं। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी चीज में डाउट हो तो पूछो।